नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम पर्सनालिटी करने वाले हैं और पर्सनालिटी फ्रॉम साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव। आप कोई भी किताब खोलिए जिसमें कि आप पर्सनालिटी पढ़ना चाहते हैं। पर्सनालिटी की शुरुआत होगी एक ऐसे व्यक्ति से जो कि शुरुआती पर्सनोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एक बार चेक करके बताओ कि आवाज़ वगैरह आ रही है सब ठीक से। तो फिर हम शुरू करते हैं इसे। थोड़ा जल्दी बताना बस। आ रही है ना? ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं हम और अभी तक हम इस पे 2 सेशन ले चुके, लेकिन अब हम शुरुआत कर रहे हैं पर्सनालिटी थियरीज की। और जब हम पर्सनालिटी थियरीज की बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना होता है कि पर्सनालिटी को पर्सोना शब्द से जोड़ा जाता है। एंशिएंट ग्रीस में प्ले हुआ करते थे। जब वो प्ले होते थे, जब वो ड्रामा होते थे तो बहुत सारे लोग देखने के लिए आते थे, बट महिलाओं को परफॉर्मेंस देने पे काफ़ी हद तक रोक थी। इसलिए कुछ ऐसे एक्टर्स होते थे जो कि मल्टीपल रोल्स निभाया करते थे। जब उन्हें अपने रोल को चेंज करना होता था तो वो मास्क लगा लिया करते थे, जिससे कि ये पता चलता था कि अब ये डिफरेंट रोल में है। ये जो मास्क लगाया करते थे, इस मास्क को कहते थे पर्सोना। सो बेसिकली पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी है एक मास्क जो हमने, आपने, सभी ने लगाया हुआ है। एक मास्क, एक जगह के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक स्थान के लिए, एक समय के लिए। समय समय पे हमारे ये मास्क बदलते रहते हैं क्योंकि हमारी पर्सनालिटी बदलती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पर्सनालिटी नहीं बदलती क्योंकि मुख्य रूप से ये सेम रहती है। तो बेसिकली कुछ लोग इस मास्क को पर्सनालिटी कहते हैं और कुछ इस मास्क के पीछे जो रियलिटी है उसको पर्सनालिटी कहते हैं। इस आधार पे बहुत सारी थियरीज बटी हुई हैं जिनकी हम शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने बात की थी कि कुछ टाइप थियरी हैं, कुछ ट्रेट थियरी हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि टाइप और ट्रेट से अलग करके आपके अंदर एक सेल्फ से, पर्सनैलिटी से आइडेंटिटी डेवलपमेंट होने की बात करते हैं। तो अलग अलग थियरीज हैं। इन सभी थियरीज की जो शुरुआत होती है वो होती है सिगमंड फ्रॉइड से। सर, हाँ जी। तो पर्सोना तो टर्म गिवन बाय कार्ल है ना? पर्सोना जो टर्म है उस पर्सोना टर्म ने का इस्तेमाल पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, पर्सनैलिटी की जो फर्स्ट प्रॉपर डेफिनेशन दी थी वो यूंग ने दी थी। बट जो पर्सोना शब्द है उसका सबसे शुरुआती जो प्रयोग किया गया इस पर्सनैलिटी को दर्शाने के लिए वो ग्रीस में किया गया। ये फ्रॉइड ने भी नहीं किया पहले, ये ग्रीस में किया गया। ठीक है ना? और ग्रीस में एक जनरल टर्म यूज की जाती थी इन 1800s और वो थी दैट यू वियर ए पर्सोना ऑफ विमेन और यू वियर ए पर्सोना ऑफ मैन। ठीक है ना? तो वियरिंग दी पर्सोना मतलब जो तुम्हारे ऊपर दिख रहा है ये एक आवरण है। इंटेलेक्ट सोसाइटी कुछ इसी तरीके से प्रयोग करती थी इस टर्म का कि आप एक पर्सनालिटी को एक जगह पे, एक स्थान पे, एक व्यक्ति के लिए वियर करते हैं। अगर आप ध्यान से शेक्सपियर पढ़ेंगे, जिससे कि बहुत प्रभावित थे फ्रॉइड, जिन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा था, तो वो कहते हैं कि बेसिकली जो आप
किसी के सामने जा रहे हैं तो आप एक पर्सोना लेकर के जा रहे हैं, और शेक्सपियर की इसी पर्सोना की जो टर्म है, इससे कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी की शुरुआत होती है। ग्रीक और रोमन लिटरेचर और हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा 18वीं 19वीं और 20वीं शताब्दी की साइकोलॉजी प्रभावित है, खास करके वो साइकोलॉजी जो की शुरुआत होती है फ्रॉइड से, क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोल होता था थियोलॉजी का। किसका? धर्मशास्त्र का। ठीक है। और धर्म की अगर बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म यूरोप के उस सेक्शन में होता था वो कौन सा होता था? क्रिश्चियनिटी। राइट। और अभी बताता हूं। क्रिश्चियनिटी जो उसके सबसे ज्यादा फॉलोवर थे, वही सबसे पॉपुलर भी था। उसके दो रूप थे, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो जो कि राजधर्म को मानते थे कि राज्य का कंट्रोल होना चाहिए। कैथोलिक वो जो पोप को अपना हेड मानते थे, जो कि कंजर्वेटिव पुराना क्रिश्चियनिटी था। अब ये जो क्रिश्चियनिटी का जो थॉट है, इसमें ज्यूज के लिए एक बहुत ही निम्न स्थान था कहीं पे भी यूरोपियन सोसाइटी में, जिसकी बात आपके सामने उभरती है जब हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्लेआम कर दिया था, जिसे जिनोसाइड का टर्म भी दिया जाता है। लेकिन ये जो ज्यूज के खिलाफ लगभग पूरे यूरोप में ये बहुत पहले से चल रहा था, ये बहुत पहले से चल रहा था। और यूरोप एक ट्रांजिशन के पीरियड में था, केवल यूरोप ही नहीं, दुनिया भर। राइट। अगर हम इस पीरियड की बात करें जिस वक्त में सिगमंड फ्रॉइड ने ये काम किया, तो मैं 2-3 चीजें आपको बता देना चाहता हूं उसमें। सबसे पहले तो अगर आप लिटरेचर के लिए देखेंगे तो मुख्य कंट्री या मुख्य एरिया कौन सा था? ब्रिटेन। अगर आप इंडस्ट्री की बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां पे हो रहा था? ब्रिटेन। ब्रिटेन और स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के थे जेम्स वॉट, जहां से ये चालू हुआ था। बहुत सारी चीजों का जो खोज है, नई जो इन्वेंशंस है, वो कहां पे हो रही थी? ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के आसपास हो रही थी। अगर आप बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म की, अगर हम थॉट की बात करें, जिस पे आपको आना ही होगा, एग्जिस्टेंशियलिज्म या फिर हिप्नोटिज्म, इनके लिए जाना जाता था फ्रांस। राइट। अगर हम बात करें कि साइको एनालिसिस का आज भी केंद्र कहां पे है दुनिया में, और जहां से इसकी शुरुआत हुई, तो वो था ऑस्ट्रिया, जहां से शुरू होती है फ्रॉइड की कहानी। जहां से शुरू होती है फ्रॉइड की कहानी। तो अगर आप देखें एग्जिस्टेंशियलिज्म में कि सार्त्र कहां के हैं, या फिर वो काम जो था सार्त्र का सारा कहां पे हुआ, तो इट वाज फ्रेंच सोसाइटी। अगर आप देखें हिप्नोटिज्म, तो जीन मार्टिन चारकॉट कहां के थे? फ्रांस के थे। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? ए मैस्मर से। कहां के थे? फ्रांस के थे। अगर आप साइकोएनालिसिस की बात करें तो ऑस्ट्रिया, वियना, ऑस्ट्रियाज कैपिटल इज वियना, वही केंद्र था जहां से सारी चीजें चालू हो रही हैं। So what we are going to discuss here is about the personality. सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि फादर ऑफ साइकोएनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड थे। फ्रॉइड के अपने जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिनको जान लेने से हम उनके द्वारा दी गई पर्सनालिटी की जो एक थियरी थी, जिसके बाद पर्सनालिटी की स्टडी करने वाले लोग के लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई, एंड दे वर नोन एज पर्सनोलॉजिस्ट्स।
पर्सनोलॉजिस्ट यानी कि साइकोलॉजी में एक अलग सेक्शन क्रिएट हो गया। वो थियरी थी कहां से आई? साइकोलॉजी में हम जिस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वो ये है कि जिस साइकोलॉजिस्ट ने किसी थियरी की शुरुआत की, जिस थियरी को प्रोपाउंड किया, प्रिंसिपल दिया, वो बेसिकली कहां से आया था, उसकी अपनी लाइफ का एक इंप्रेशन उसकी थियरी में देखने के लिए मिलता है। चाहे हम देख लें अब्राहम मैस्लो को, चाहे कार्ल गुस्ताव यूंग को, चाहे फ्रॉइड को, चाहे फिर किसी भी ऐसे थिंकर को, जिसमें कि मेरे फेवरेट ऐसे लोगों में से एक हैं एरिक एरिक्सन, जिनकी अपनी लाइफ के प्रिंसिपल ने, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने पूरी उनकी जो 8 स्टेजेस थी और जिस तरीके से वो साइको सोशल इमेज को देखते थे उसको डिफाइन कर दिया। बिकॉज ही गेन हिज आइडेंटिटी बाय नेमिंग हिमसेल्फ। मतलब उनकी थ्योरी अपने आप से ही निकली। हर किसी की उसमें बड़ा इम्पैक्ट किस चीज का है कि उनकी अपनी लाइफ के क्या एक्सपीरियंस थे। यही तो हमारे देखने के पर्सपेक्टिव का निर्माण करता है। हम जो भी सेंसेस ग्रहण कर रहे हैं वो सेंसेस यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो फिजिकल वर्ल्ड तो रियलिटी नहीं है ना। फिजिकल वर्ल्ड तो फिजिकल वर्ल्ड है। आप जो दिख रहे हैं, आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन मैं आपको किस नजरिए से देख रहा हूं। आपके पापा के लिए आप एक बेटी हैं, परसेप्शन है, और भाई के लिए आप एक बहन हैं, और हस्बैंड के लिए आप एक वाइफ हैं, और मेरे लिए आप एक स्टूडेंट हैं। सो इट इज माई परसेप्शन which is creating my world. So there is a difference between the world and my world. एक परसेप्शन चेंज होता है। सिगमंड फ्रॉइड के लिए उस वक्त का एक तो था दी वर्ल्ड, वो दुनिया जो थी यानी फिजिकल वर्ल्ड, एक था माई वर्ल्ड, उनकी अपनी दुनिया यानी उनके अपने देखने का परिदृश्य, जिसके आधार पे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने एक बहुत मजेदार बात कही, वो थी कि 3 ऐसी चीजें हैं, 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने की दुनिया का परिदृश्य चेंज कर दिया, जिन्होंने दुनिया का परिदृश्य देखने का नजरिया बदल दिया। ये 3 लोग कौन हैं? सबसे पहला था कॉपरनिकस, निकोलस कॉपरनिकस। पोलिश थे, पोलैंड के थे। इन्होंने सोलर सिस्टम की थियरी दी थी, इन्होंने थियराइज किया था इसको। इन्होंने ये कहा कि पृथ्वी हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पृथ्वी हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। इससे पहले क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक चर्च हुआ करते थे वो क्या मानते थे? पृथ्वी जो है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है और पूरे ब्रह्मांड की दूसरी चीजें इस केंद्र के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। राइट। सो इन्होंने कहा कि पृथ्वी हमारे यूनिवर्स का केंद्र नहीं है। एक और, यहां तक तो चलो फिर भी था, पर इसके बाद वाली जो लाइन बोली वो तो लोगों को हिला देने वाली थी, चर्च को हिला देने वाली थी। और क्योंकि चर्च हमेशा से कह रहा था कि भगवान ने पृथ्वी बनाई है, उसे केंद्र में रखा है और पूरा यूनिवर्स उसके चारों तरफ है, हमें प्रकाश देने के लिए सूर्य बनाया गया है, ठीक है ना, और रात में पूर्ण रूप से अंधकार ना हो जाए इसलिए एक रोशनी की किरण दिखाने के लिए चंद्रमा बना दिया गया है। एंड चंद्रमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन्स लाइट। ये सारी चीजें लोगों की पूरी जो रियलिटी थी वही चेंज करके रख दी किसने? कॉपरनिकस ने। और कॉपरनिकस ने जो अगली लाइन बोली वो थी कि पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का भी केंद्र नहीं है, यानी हमारे सोलर सिस्टम में भी, सौर मंडल में भी हम केंद्र में नहीं हैं। और जब ये बोला तो जनता को
रास्ता दिखाने वाले वो शेफर्ड्स, वो चरवाहे, मतलब प्रीस्ट, वो सब पीछे पड़ गए कॉपरनिकस के। तो बेचारे कॉपरनिकस जंगलों में भागने लगा। लेकिन शुरुआत में एक्सेप्ट करना मुश्किल था, पर धीरे धीरे लोगों को इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा। कॉपरनिकस इस ट्रुथ तक कैसे पहुंचा जिस मिथ को उन लोगों ने क्रिएट करा? क्योंकि गैलीलियो ने एक दूरबीन बनाई थी, जिसको देख करके, जिससे अंदाजा लगा करके ग्रहों की दशा को ध्यान रखा गया। शनि तक के ग्रहों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसके देखने से इनकी जो प्रकृति थी, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, और सूर्य की जगह जैसे अलग अलग सीजन्स में चेंज हो रही है, इसको ध्यान में करके स्टडी करके प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी के रूप में कैसे स्टडी किया गया था, किसे स्टडी किया गया था, पृथ्वी को और सूर्य की गति को, और इससे अंदाजा लगाया गया था। तो इट वॉज ए साइंटिफिक रेजोल्यूशन। आप इसे आज तक एक्सेप्ट करो या मत करो, लेकिन एक्सेप्ट तो करना ही था। ये बात है 1543 की। कब की? 1543 की। तो फ्रॉइड के टाइम तक तो ये प्रूव हो ही गया था। फ्रॉइड कब पैदा हुए थे? 1856 में, 1856 में, ठीक है। फ्रीबर्ग एक जगह थी ऑस्ट्रिया में, जहां पे इनका जन्म हुआ था। कॉपरनिकस की ये जो थियरी थी, ये सबसे पहला चेंज था व्यक्ति की सोच में, जिसने व्यक्ति के सोचने और समझने के परिदृश्य को चेंज कर दिया, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। दूसरा, व्यक्ति के सोचने की समझ को चेंज करने वाला दूसरा जो चेंज था, वो कौन था? वो था चार्ल्स डार्विन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। कि चार्ल्स डार्विन ने यह कहा कि एक्चुअल में हम भगवान द्वारा बनाए गए लोग नहीं हैं, बल्कि हम एक विकास की देन है। हम एक स्पीसीज हैं, जैसे एनिमल्स का विकास हो रहा है वैसे ही हमारा हो रहा है। और कोई हम उच्च स्तरीय ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, हम बहुत लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स हैं जिनका कि विकास हुआ है, जिससे कि व्यक्ति को यह समझ में आया कि हम हैं तो जानवर ही, ठीक है ना। साइंटिफिकली गैलापागोस आइलैंड था जहां पे कि चार्ल्स डार्विन ने रिसर्च की थी, और उसके बाद में फिंचेस बर्ड, लंबी चोंच वाली जो बर्ड्स थी, वो था मुख्य एरिया ऑफ रिसर्च। और उसके बाद उन्होंने जल स्थल चरों की, रेप्टाइल्स की, सबकी रिसर्च करके उन्होंने एक विकास की क्रिया को बताने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा कि जो रैंडम सिलेक्शन का जो प्रिंसिपल है, उसके द्वारा व्यक्ति का विकास हुआ है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि हम भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि हम नीले और हरे शैवाल के बच्चे हैं, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी से कहीं ना कहीं हम सब पैदा हुए हैं, अगर इसकी जड़ में जाओ तो। लोगों के लिए ये असहनीय था, इसलिए चार्ल्स डार्विन को शुरुआत में बिल्कुल डिस्क्रेडिट कर दिया गया था, जैसे कि कॉपरनिकस को डिस्क्रेडिट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन उठाया, जो चलती हुई मान्यताएं हैं उनके ऊपर जिसने भी प्रश्न किया, उन सबको डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। सोच के देखो, फ्रॉइड ने यह विचार कब दिया होगा? लगभग जब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स लिखी गई, और जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमारी अनकॉन्शियस की पैदाइश होते हैं, जबकि भगवान हमें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा। ये बात जब फ्रॉइड ने बोली, और उस बुक के अंदर उसने ह्यूमन रिलेशंस को लेकर के जिस तरीके से कलई खोली और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया सेक्सुअलिटी पे, उस वक्त में उनकी किताबें जलाई जाने लगी। और जब ऐसा हुआ, जब लोगों ने उन्हें डिस्क्रेडिट करना चालू किया, तब ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही बार डिस्क्रेडिट किया फ्रॉइड को, फ्रॉइड कई बार डिस्क्रेडिट हुए।
एक और टाइम था, अभी बात करूंगा उसके बारे में। पहले बताता हूं तीसरा बंदा। फ्रॉइड ने कहा तीसरा बंदा जिसने कि मानव सभ्यता में मानव के सोचने के नजरिए को बदल करके रख दिया, सी चेंज, वो कौन है? हाँ, he said that I am the third one. That third person is Sigmund Freud. Seems he's been a narcissist. Narcissistic. Narcissism आया कहां से? Why he says that everybody is a bit of narcissistic? From himself. है ना? Because he himself was narcissistic. How he said that? क्यों कहा उसने? उसने कहा कि हर जीव के सोचने का जो अपना तरीका होता है वो अलग हो सकता है, अलहदा हो सकता है, अपने एनवायरनमेंट में वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। और हमारे पर्सनालिटी का केवल एक आयाम नहीं हो सकता, इसके एक से ज्यादा आयाम भी हो सकते हैं। ये कहने वाला पहला व्यक्ति दुनिया में सिगमंड फ्रॉइड था। तो आप सिगमंड फ्रॉइड को सिगमंड फ्रॉइड इसलिए जानते हैं बिकॉज उसने कहा कि हम समय, स्थान और जिन लोगों के कांटेक्ट में होते हैं उनके कांटेक्ट में होने के कारण एक नए प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो एवर चेंजिंग मैकेनिज्म है वो हमारे दिमाग में है। समय, स्थान और लोगों के अनुसार हम जो बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर हमारी एक पहचान के रूप में दिखता है, लेकिन ये जो पहचान है ये हमारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है, और इनको कंट्रोल करने वाली पर्सनैलिटी एक ही है। तो हम एक होकर के भी अलग अलग हैं, और ये ह्यूमन माइंड के विषय में सोच देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सिगमंड फ्रॉइड था। इस तरीके से उसने इस पूरी दुनिया के थॉट प्रोसेस को चेंज कर दिया। नहीं, साइको एनालिसिस कि हमारी जो साइकिक एनर्जी होती है, हमारी जो साइकी है, वो हमें डायरेक्ट करती रहती है अलग अलग रास्ते में। अभी आएंगे उस पे। सेलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, सेलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। हर जगह पे अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सोशलाइजेशन वी बिहेव एंड क्रिएट अवर आइडेंटिटी। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, बिकॉज इसने ये कहा कि हमारी जो पर्सनालिटी है उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है, और हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। इसने ये कभी नहीं कहा कि पर्सनालिटी चेंज होती है। याद रखना, ये कह रहा है कि पर्सनालिटी एक ही है, हम उसको बिहेवियर के रूप में अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। समझ में आई बात? और आइडेंटिटी की बात करने वाला पहला व्यक्ति 1950 में एरिक्सन था। सो ही डिड नॉट टॉक अबाउट आइडेंटिटी। और इसने बात किस चीज की? तो इसने सेल्फ को भी एक्सेप्ट किया 1930 में। नॉट बिफोर 1930 ही डिड नॉट सेलेक्ट सेल्फ। 1923 में जब ये लिख रहे हैं ईद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में, उस वक्त में इन्होंने ट्रू फॉर्म ऑफ सेल्फ को सिलेक्ट ही नहीं किया था। इन्होंने सेल्फ को बहुत बाद में जाकर के रिकॉग्नाइज किया। खैर, तो ये तीन व्यक्ति थे, परंतु इन्होंने यही तीन क्यों लिए? दो मान लिए थे, एक तो जिसने एनर्जी का लॉ दिया है, एक शायद न्यूटन है। एक शायद न्यूटन। नहीं, वो बाद की बात है, उसको तो छोड़ दो, वो एक अलग चीज है। अभी पहले ये वाले तीन लोगों की बात करेंगे हम। What he said, that there is a person, ठीक है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन है, but this has nothing to do with God.
this person has nothing to do with God by the theory of चार्ल्स डार्विन, राइट। ये एक एनवायरमेंट में है एंड दिस एनवायरमेंट इज नॉट क्रिएटेड फॉर हिम, इसके लिए नहीं क्रिएट हुआ है। ये क्रिएट किसने किया है? ये एक क्रिएटेड एनवायरमेंट है जिसमें आप हैं। तो जो हम भगवान से होकर के जो थॉट मान रहे हैं वो सही थॉट नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड उसने कहा कि ये जो बंदा है ना, ये एक बंदा ही नहीं है, इसकी एक पर्सनैलिटी है, पर ये हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है और एनवायरनमेंट का और इसका खुद का इसके अंदरूनी व्यक्तित्व पर हमेशा प्रभाव पड़ता रहता है। इन्हीं 3 फैक्ट्स को बताने के लिए इसने इन 3 के इंपैक्ट की बात की। इसलिए सॉल्यूशन या तरीका, मेथड, वो थियोलॉजी नहीं होना चाहिए, बल्कि कौन सा होना चाहिए? मेथड ऑफ साइंस होना चाहिए। मेथड ऑफ साइंस होना चाहिए। कहां से आया ये थॉट? मेथड ऑफ साइंस कहां से आया? बड़ा प्रश्न है। चलिए इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी जानते हैं। फ्रॉइड, भाई इस क्लास की जो टाइमिंग है वो होती है सैटरडे 11 o'clock इन जनरल, जब बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की। अगर स्कूल टाइमिंग होता है तो 2:30 या 4 बजे होगी, जब भी स्कूल टाइमिंग होगा। आज तक तो जितने भी तीसरा बैच है ये इस टाइमिंग में, और वो 11 बजे ही है, ठीक है। भाई ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो कि मनोविज्ञान को, फिलॉसफी को एंजॉय करना चाहते हैं विद कनेक्शन विद लाइफ एंड रियलिटी। ये क्लास आप किसी एग्जाम से डायरेक्टली जोड़ पाए मुझे लगता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो प्लान्ड चीज़ें हैं इस क्लास में करवाने के लिए वो बहुत वृहत हैं। मैं एक बार ये पर्सनालिटी का काम करवा दूं तो उसके बाद मैं मोरालिटी पे बात करूंगा, ठीक है ना। मोरालिटी के अलग अलग परिदृश्य क्या होते हैं नैतिकता के, तो ये इसका उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है कक्षा का। ये सैटरडे टू सैटरडे चलेगी, ठीक है। चलिए खैर वापस आते हैं। फ्रॉइड के जन्म को लेकर के समस्या है। 6 मार्च को हुआ था या 6 मई को हुआ था? 6 मार्च और 6 मई। ऐसा कहा जाता है कि जो एक प्रीस्ट के अंडर में एक बोर्ड होता था, वहां पे जो डेट लिखी हुई थी वो 03 और 06 के बीच का अंतर है। 03 मतलब मार्च और 06 का मतलब 05 और 03 का अंतर है। तो 03 का मतलब मार्च और 05 का मतलब मई, ठीक है। ऐसा है क्यों? इतना आसान नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई एक टाइपिंग एरर था, और कुछ लोग कहते हैं टाइपिंग एरर था, बट हो भी सकता है। पर किसी की व्यक्तिगत जीवन पे क्यों आप कोई वो क्या कहते हैं उसको कीचड़ उछालेंगे। पर थोड़ी स्टोरी तो जान ही सकते हैं। एक्चुअल में फ्रॉइड के पिता थे एक वुल मर्चेंट। फ्रॉइड एक जीव थे, यहूदी थे। यहूदियों के लिए व्यवसाय का मार्ग खुला है। इसके अलावा अगर हम मेडिसिन्स की बात करें तो उसमें न्यूरोलॉजी का सेक्शन खुला था, जो कि उस वक्त में बहुत अच्छा साइंस नहीं माना जाता था, लोअर लेवल ऑफ साइंस माना जाता था। आज की डेट में न्यूरोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे जान दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो इतना महत्वपूर्ण है आज की डेट में।
एक टाइम पे नहीं था इसका इतना बड़ा महत्व। तो उस वक्त में ये ज्यूज के लिए ये सेक्शन खुला हुआ था। 1956 में 6 मार्च को 6 मार्च को या 6 मई को ये बोला जाता है कि इनका जन्म हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? जो वुल मर्चेंट थे सिगमंड फ्रॉइड के पिता, उनकी 3 शादियां हुई थी। ठीक है, हालांकि वो अपनी बारे में बताते हैं कि उनकी 2 शादियां हुई थी और ज्यादातर जनता को यही पता है कि 2 शादियां हुई थी, पर जहां पे भी आप पढ़ेंगे दैट हिज फादर वाज मैरिड ट्वाइस, गलत पढ़ेंगे। उनकी 3 शादियां थी। पहली वाइफ थी सैली, जिससे 2 बच्चे थे। दूसरी वाइफ थी रेबेका, जिससे कोई बच्चा नहीं था, जिसके बारे में सबसे कम पता है, लेकिन यस शी वॉज अ वाइफ। और उसके मरने के बाद में इन्होंने तीसरी शादी की, वो थी एमिलिया। राइट? तो 3 वाइफ थी, पहली सैली, दूसरी रेबेका और तीसरी एमिलिया। पहली जो वाइफ थी सैली, उससे 2 बच्चे थे, रेबेका से कोई संतान नहीं थी, और तीसरी वाइफ हुई एमिलिया। जब एमिलिया से शादी की गई उस वक्त में फ्रॉइड के पिता की उम्र 40 वर्ष थी, 40 इयर्स, और एमिलिया अपने 20वें वर्ष में थी, यानी 20 साल उम्र थी, यानी आधी उम्र। ठीक है ना? यानी कि फ्रॉइड के पिता के लिए शादी बहुत मजेदार रही होगी। ठीक है। अब एक बुक है सिगमंड फ्रॉइड एंड द सीक्रेट्स ऑफ हिज फादर, ठीक है ना, जो कि ये बताती है कि 2 बड़े सीक्रेट हैं जिनकी बात है वहां पे। एक फ्रॉइड की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, और दूसरी बात है फ्रॉइड की मां को लेकर के कि उसकी पिता की 3 शादी थी या 2 थी। तो 3 शादी वाला तो मैंने बता दिया। दूसरा जो है वो है डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। एक्चुअल में ये लगभग कंफर्मेशन है, बट ऑब्वियसली फ्रॉइड के पिता जीवित नहीं थे जब ये रिसर्च की गई, तो वो कंफर्म भी नहीं कर सकते कि फ्रॉइड की माता यानी एमिलिया, जिनके टोटल 8 बच्चे हुए 10 साल में, यानी 20 साल की उम्र से लेकर के 30 साल की उम्र में टोटल 8 बच्चे हुए। कितने भाई बहन थे फ्रॉइड? 8 भाई बहन थे। तो 10 साल में 8 बच्चे, स्ट्राइक रेट वॉज गुड, राइट? सो द फैक्ट इज दैट कि एमिलिया शादी के टाइम ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। जिस वक्त उन्होंने फ्रॉइड के पिता से शादी की उस वक्त में एमिलिया प्रेग्नेंट थी। इस बात को छुपाने के लिए डेट ऑफ मैरिज को और डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया गया था। तो डेट ऑफ मैरिज का तो सबूत नहीं मिलता, लेकिन डेट ऑफ बर्थ को इसीलिए ये 2 महीने का जो फर्क है ये किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि अभी भी मान लीजिए किसी की शादी होती है और 8 महीने बाद उसका बच्चा हो जाता है, ठीक है ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसलिए 6 मई और 6 मार्च का डिफरेंस है, राइट? वैसे डेट 6 मार्च थी, ठीक है ना। 6 मई इसलिए पॉपुलराइज की गई बिकॉज मैरिज जो थी उससे वो डेट कनेक्ट कर ले। फ्रॉइड को इस बारे में डेफिनेट सी बात थी, पता था, क्योंकि कोरिलेशन बड़ा अच्छा था उसका। फ्रॉइड जब 2 साल के थे, ध्यान दीजिए, फ्रॉइड जब कितने साल के थे? 2 साल के थे, तो उनका एक भाई मर गया जिसकी उम्र 7 महीने थी उस वक्त में। फ्रॉइड अपने पिता से बहुत कनेक्टेड नहीं थे। फ्रॉइड ज्यादा कनेक्टेड किससे थे? अपनी माता से, बल्कि ये कहें कि फ्रॉइड अपने पिता से बहुत डिस्कनेक्टेड थे। इनकी माता
1930 तक जीवित रहे। 1939 में फ्रॉइड का निधन होता है और 1930 में इनकी माता एमिलिया का निधन होता है 95 की एज में। कितनी? 95 वर्ष की आयु में। ठीक है, ऑस्ट्रिया वियना में ही। अब वापिस आते हैं फ्रॉइड की अर्ली लाइफ पे। 17 की एज में इन्होंने एडमिशन लिया मेडिसिन में। वेरी गुड स्टूडेंट, ही वॉज ए वेरी वेरी गुड स्टूडेंट। जब इन्होंने एडमिशन लिया मेडिसिन में तो इन्हें एडमिशन मिला ऑब्वियसली न्यूरोलॉजी में, राइट। और इन्होंने सोचा कि इसी पे काम करेंगे। इसके लिए ये इस पे जो काम कर रहे थे, 4 साल में इनकी जो ग्रेजुएशन थी वो 4 साल में होनी थी मेडिसिन में, जिसको करने में इन्हें टोटल मिला के 8 साल लगे। कारण फ्रॉइड हिमसेल्फ was busy in doing some other things also। इन्होंने अपना पांव बहुत जगह पे डाला हुआ था, जिसमें कि इन्हें लग रहा था कि ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, और वो भी अपॉर्चुनिटीज के पीछे। एंड दैट्स व्हाई ही लॉस्ट इन हिज वर्क समहाउ। और जो 4 साल का काम था वो इन्होंने किया कितने समय में? 8 वर्षों में। ये 8 वर्ष बहुत ही इम्पैक्टफुल है, क्योंकि एक सीक्वेंस पे आते हैं। पहले न्यूरोलॉजी पे काम करते समय इनको ये पता चला कि ये बहुत पढ़ते थे आर्मी के बारे में। Why? Because he wanted to be an army officer in his life। अपनी लाइफ में ये आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे। इन्होंने पढ़ा कि जब लड़ाइयाँ हो रही थी तो उन लड़ाइयों में, जैसे कि सेडना की लड़ाई को इन्होंने पढ़ा, और सेडना की लड़ाई में इन्होंने पाया कि जो फ्रेंच ने कोकेन का इस्तेमाल किया था अपने आर्मी पर्सनल को थोड़ा ज़्यादा काम में लगाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा आउटपुट निकालने के लिए। तो ये बड़े फैसिनेटेड थे कोकेन के इस्तेमाल से। तो इन्होंने ये देखा कि जो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, समझना। इन्होंने कहा कि ये जो कोकेन है इसका इस्तेमाल डिप्रेशन के केस में हो सकता है। तो कोकेन आपको तीव्र कर देगी, आपको जो डिप्रेशन हो रहा है उसको लूजन करने की तरफ करेगी। ऐसा करने के लिए इन्होंने खुद कोकेन ली। इसी दौरान इन्होंने 6 पेपर्स लिखे कोकेन के इस्तेमाल को लेकर के, ठीक है। और ये जो 6 पेपर थे, ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक थे, क्योंकि इन्होंने कोकेन के इस्तेमाल को कहा कि सभी को करना चाहिए जो भी डिप्रेशन में हैं। और मॉर्फिन को रिप्लेस करके हमें क्या करना चाहिए? कोकेन का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। इसी दौरान इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था कोलर। कोलर इनके वो सहयोगी थे जो कि न्यूरोलॉजी में इनके साथ ही पढ़ रहे थे, और वो स्टडी कर रहे थे आईज की सर्जरी को लेकर के, या आईज में होने वाले पेन को लेकर के। फ्रॉइड ने अपने कोकेन पे जो उनके एक्सपेरिमेंट थे, सेल्फ एक्सपेरिमेंटेशन, उससे उन्होंने बताया कि जो आई एक्सपेरिमेंट होता है, आईज के लिए हेल्पफुल हो सकती है कोकेन। और ये जो बातचीत में ही पता चला, तो उसके बाद में कोलर ने एक पेपर लिखा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं रिसर्च पेपर की यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ। इसका बहुत इम्पैक्ट है।
किसी ने कोकेन पे काम नहीं किया था? फ्रॉइड ने कोकेन का पे काम करने के दौरान फ्रॉइड इस पे काम करना चाहते थे, 6 पेपर लिखे, जिसके कारण उनका न्यूरोलॉजी में जो 4 साल थे उसकी जगह पे 8 साल तक पहुंच गया उनका काम। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फेम, बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट फेम। बट कोलर को जैसे ही इन्होंने बताया, कोलर ने कोकेन के इस्तेमाल को लेकर के आईज और टीथ के लिए, फेशियल मसल्स के केस में बेसिकली उसने क्या किया, एक पेपर लिख दिया। ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च कहलाई और कोलर ओवर द नाइट यूरोप के सबसे फेमस न्यूरोलॉजिस्ट हो गए, सबसे फेमस न्यूरोलॉजिस्ट। रिजल्ट क्या हुआ? ये फेम मिल गई इनको। फ्रॉइड हिमसेल्फ वाज प्लानिंग कि ये फेम उनको मिलनी चाहिए थी। इसी दौरान ये जो मॉर्फिन की जगह जो कोकेन का इस्तेमाल है, इसके डीमेरिट्स के चलते कोकेन की एडिक्शन हो गई, जिसको कि इन्होंने मना किया था कि कोकेन के कोई यूज के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोकेन की उन लोगों को एडिक्शन होने लगी जो कोकेन ले रहे थे, और इसलिए न्यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में और उस एकेडमिक संगठन में फ्रॉइड की बहुत आलोचनाएं हुई, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इतना क्रिटिसिज्म कि अल्टीमेटली इन्हें बाहर ही निकाल दिया गया उस सोसाइटी से। एंड ही केम टू नो कि अब न्यूरोलॉजी में मैं वापस उभर नहीं पाऊंगा। तो ये गए थे वहां पे किसके लिए? फेम के लिए। लेकिन इन्हें मिला क्या वहां से? क्रिटिसिज्म। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने फिर से अपनी गई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए क्या किया? एक पेपर और लिखा इस एडिशन पे। और एडिक्शन में इन्होंने जो कोकेन का इस्तेमाल किया था उसको सडनली एक दिन छोड़ दिया, प्रॉपर डायरी में नोटेशन करके, ऑब्जर्व करके कि मैं इतनी अमाउंट बढ़ाऊंगा और इस पर्टिकुलर डे में इसको छोड़ दूंगा। इन्होंने छोड़ दिया। बट हुआ क्या? ये एडिक्शन चली गई और एक दूसरी एडिक्शन आ गई, निकोटीन। इनके जो बायोग्राफर हैं, ऑफिशियल बायोग्राफर, वो कहते हैं कि एवरेज 20 सिगार पीते थे फ्रॉइड। 20 सिगार पीते थे एक दिन में फ्रॉइड। 20 एवरेज, AVG एवरेज 20 सिगार पिया करते थे फ्रॉइड एक दिन में। यानी निकोटीन की लत को वो अपने जीवन काल में भी छुड़ा नहीं पाए, और जो उनका अंत हुआ था वो कैंसर की वजह से हुआ था। बहुत सारे 2 दर्जन से ज्यादा उनके ऊपर सर्जरी हुई थी, एंड उसके बाद 1939 में उनका निधन हुआ, वो भी ओवर यूज ऑफ निकोटीन की वजह से ही हुआ। हालांकि माने ये बाद में भी नहीं। ये वाला टाइम था जिस वक्त की इन्होंने न्यूरोलॉजी में, अब इन्होंने मेन साइंसेस की बजाय अपना रास्ता थोड़ी दूसरी तरफ बदलना चालू किया। डिप्रेशन का इलाज करना चाहते थे, अभी भी ये डिप्रेशन पे ये टके हुए थे। क्यों? अब इन्होंने इस डिप्रेशन को क्योर करने के लिए अपना एक प्लानर तैयार किया। एक छोटा सा इन्वेस्टर लिया जिसने कि इनकी स्टडी को फाइनेंस किया, और इस स्टडी के अंदर इन्होंने बेसिकली ये कहां पहुंचे? फ्रांस। राइट? ध्यान से समझिएगा, जो कोकेन का इस्तेमाल था, वो जो काम है वो 1884 का है, 1884 का। ये बहुत प्रभावित थे इससे। 1882 में
1882 में इनकी इंगेजमेंट हो गई थी। क्या हो गई थी? इंगेजमेंट। इनकी जो इंगेज्ड फियांसे थी उसका नाम था, इनकी जो इंगेज्ड फियांसे थी उसका नाम था मार्था। तो जब ये कोकेन का इस्तेमाल कर रहे थे तो इन्होंने इस कोकेन को शेयर किया मार्था से भी और उनके सहयोगियों से भी। कहा कि बड़ा मजा आता है इसको लेने के बाद, सब भूल जाओगे। इंटरेस्टिंग था। 1882 से 1885 के बीच में, लगभग ये 3.5 साल के अंदर, इन्होंने 400 लेटर लिखे थे मार्था को। कितने? 400 लेटर्स। लुक एट द लव। सोचो, एक लेटर को पहुंचने में 2 से 3 दिन लगते होंगे। टोटल 3 साल की बात करें या 3.5 साल की, तो टोटल दिन हुए 1100, और 1100 दिन में 400 लेटर लिख दिए इन्होंने उस फियांसे को जिसको ये मिलते भी रहते थे। He was in love. खैर, मार्था से इनके 1885 में शादी हुई और पूरे जीवन वो इनके साथ में रही, इनके मरते दम तक। ठीक है ना? तो शी वॉज द ओनली वीमेन। ऐसा नहीं था 2, 4, 5 शादियां थी इनके। ठीक है ना? अपनी लाइफ टाइम में इनके 6 बच्चे हुए। कितने? देयर वर 6 चिल्ड्रन, राइट? सो जिनमें से एक का नाम जेन मार्टिन चारकॉट के नाम पे रखा गया। चारकॉट, जीन मार्टिन चारकॉट कौन थे? He was hypnosis. He was being Australia. हिस्टेरा से एक वर्ड बनता है हिस्टीरिया, राइट? और इस हिस्टीरिया को ट्रीट करने के लिए चारकॉट ने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया था। इसी हिप्नोटिज्म को सीखने के लिए कौन पहुंचे थे? फ्रॉइड पहुंचे थे। एक्चुअली फ्रॉइड की गोदी में उसका जो भाई था, जो 7 महीने का था, उसका निधन हुआ था। ही वॉज इन डिप्रेशन। वो जब कोकीन उन्होंने इस्तेमाल की तो वो कोकेन उन्होंने अपने डिप्रेशन के सोल्यूशन के लिए ली थी, राइट? इसके अलावा उनका जो फादर था, उनके फादर का अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, दैट वाज बिग प्रॉब्लम। थर्ड, जब फ्रॉइड पैदा हुए तो जो उनकी फर्स्ट मदर थी, उनसे 2 बच्चे थे। उनमें से जो बड़ा लड़का था उसकी शादी हो चुकी थी और उसका पहला बच्चा भी हो चुका था, और जिस वक्त में फ्रॉइड पैदा हुए तब वो बच्चा 1.5 महीने का था। यानी कि इनका अपना भतीजा इनसे उम्र में 1.5 महीने बड़ा था। ठीक है? तो एक फैमिली के अंदर सबसे बड़ा होने के बावजूद भी इन्हें वो कभी प्यार नहीं मिला जो फर्स्ट चाइल्ड को मिलता है अपने फादर से, या फिर अपने ताऊ से, या फिर अपने क्या कहेंगे, जो इसका जो भाई था वो बेसिकली इसकी मदर की एज का था, यानी कि लगभग उनसे 7 या 8 साल छोटा। और जो इसका पिता था वो इसके दादा की उम्र का हो रहा था। उस वक्त तो ऐसा ही माना जाता था, बिकॉज ऑब्वियसली वो ग्रैंड चिल्ड्रन वाली स्थिति हो गई थी। सो नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम इन हिज माइंड विच कॉज्ड अ लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। हिस्टेरा का एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है यूट्रस। क्या मतलब होता है? यूट्रस। यूट्रस कौन से जीवों में पाया जाता है? महिलाओं में? जीवों में। ऐसे ही पूछना पड़ेगा। हिस्टेरा से वर्ड बनता है हिस्टेरिया।
18वीं और 19वीं शताब्दी में एक थॉट था, फीमेल्स में, एनिमल फीमेल्स में। एक, तो मैंने तो सही बोला है, आप उसका हिसाब लगा के देख लो, मैं ह्यूमन या एनिमल की बात नहीं कर रहा। हिस्टेरिया एक नोशन था 17वीं 18वीं शताब्दी में, दैट हिस्टेरिया की जो प्रॉब्लम है वो किसके साथ होती है? फीमेल्स के साथ। सिर्फ फीमेल्स के साथ होती है। और चारकोट का कहना था कि ये सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी, ही इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरोलॉजी। फ्रांस में लुई पाश्चर के बाद सबसे ज्यादा जाने माने व्यक्ति जो थे वो चारकोट थे इस वक्त में, और इन्होंने हिप्नोटिज्म द्वारा आपके जीवन की वो घटनाएं जो आपके लिए बाधा समस्या उत्पन्न कर रही हैं, उन सारी चीजों को समाप्त करने पर काम किया। और इसीलिए फ्रॉइड पहुंचे कहां पे? चारकोट के पास। चारकोट ने इनके साथ स्टडी की, चारकोट की इनके साथ स्टडी थी, इनको ये समझाया कि हिप्नोटिज्म कैसे होता है, और इन्होंने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल किया डिप्रेशन और हिस्टेरिया से पीड़ित लोगों के साथ। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और इनको इस काम में उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। जब ये वापस आए अपने यहाँ पे, तो फिर से दोबारा से ये फंड्स जमा करके और फिर से फ्रांस गए सेकंड ट्रिप पे, जहां पे इन्हें मिलते हैं बर्नहाइम, जहां पे इन्हें मिलते हैं बर्नहाइम। ये बर्नहाइम थे जिनके साथ इन्होंने मुख्य रूप से काम किया, किस पे? पोस्ट हिप्नोटिक सजेशंस और पोस्ट हिप्नोटिक एमनीशिया। जब हिप्नोटिज्म होता है तो हिप्नोटाइज जिस वक्त व्यक्ति होता है उस वक्त की मेमोरी वो भूल जाता है। चारकोट ने कहा कि ये सारी मेमोरी आप नहीं भूलते हो, कुछ आपको याद भी रहती है। बर्नहाइम ने कहा कि हाँ, आप सारी मेमोरी नहीं भूलते, कुछ याद रहती है, बट इस मेमोरी को वापस लाया जा सकता है अगर सही तरीका और परसिस्टेंस के साथ किया जाए तो बर्नहाइम क्या करते थे कि जो व्यक्ति हिप्नोटिज्म से जब बाहर आया है तो उसके माथे पे हाथ लगाते थे और फिर उसके साथ एक प्रोसेस ऑफ थेरेपी करते थे जिससे कि वो मेमोरी वापस आ जाती थी। तो पोस्ट हिप्नोटिक मेमोरी एमनीशिया मतलब मेमोरी लॉस। पोस्ट हिप्नोटिक जो मेमोरी लॉस जो होता था, जिसको कि फ्रॉइड अपने केसेस में प्रॉब्लमैटिक रूप से झेल रहे थे, क्योंकि जो महिलाएं थी वो कहा करती थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मेरी जो याददाश्त है वो जा रही है। इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया किसने? बर्नहाइम ने। ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर हिप्नोटिज्म के दौरान अगर कोई चीज याद दिलाई गई है, याद आई है, तो वो तो आपके सामने आई है ना, पेशेंट के सामने नहीं आई। इसलिए पेशेंट को आप उसको कनेक्ट करके कैसे जोड़ करके समझाएंगे? इस प्रोसेस को बर्नहाइम ने कहा कि जिस वक्त पोस्ट हिप्नोटिक एमनीशिया पे आप काम कर रहे हैं उसी वक्त आप उसे पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन दे सकते हैं, एक एक चीज को याद करवाते हुए। इट्स अ परसिस्टेंट बट टाइम टेकिंग मेथड। फ्रॉइड वापिस आए वियना। फ्रॉइड का इस वक्त तक काफी कुछ नाम हो चुका था। फ्रॉइड ने एक केस लिया, बड़ा फेमस केस है। कौन सी वाला? एनाओ वाला। लेकिन ये एनाओ का केस अकेले फ्रॉइड का केस नहीं था, इसमें जोसेफ ब्रायर भी शामिल थे। जोसेफ ब्रायर वो तीसरे व्यक्ति थे जिनसे कि बहुत कुछ इन्होंने सीखा।
जब ये चारकोट के पास थे तो इनका पहला बच्चा हुआ था फ्रॉइड का। उसका नाम रखा फ्रॉइड ने जीन मार्टिन। और जब जोसेफ ब्रायर के यहां पे थे तो उनकी बेटी हुई थी। फ्रॉइड के 6 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 3 लड़के। जब तीसरा जब उनकी लड़की हुई तो जोसेफ ब्रायर और उनकी जो वाइफ थी वो फ्रॉइड और उनकी वाइफ मार्था की अच्छी फ्रेंड हो गई थी। इसलिए जोसेफ ब्रायर की वाइफ के नाम पर अपनी बेटी का नाम रखा गया मैथिल्डा। ये प्रचलन था उस वक्त, जो लोग आपको पसंद हो आप उन्हीं का नाम फॉलो कर लेते हैं। आज भी होता है, बट आज हम टीवी देख करके फॉलो कर लेते हैं कि ये वाला नाम अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो आज के नाम जो होते हैं आसी, पीसी, जासी, नू। कुछ दिन के बाद में अब नाम इतने छोटे हो रहे हैं। भाई हमारे गांव में नाम होता था जटाशंकर, गोवर्धन, है ना। तो और अब नाम कैसे होते हैं? अब नाम होते हैं आशी, शिया, पिशु। कुछ दिन के बाद होगा पी, ऊ, पे, आ। उसके बाद में ये भी खत्म हो जाएगा। फिर केवल मुंह को ऐसे करना पड़ा, ये नाम है इसका। जब किसी का नाम हो ना तो फिर वो कहेंगे कि ये थोड़ा लंबा नाम है, इसलिए इसका नाम कर दो। यही होने वाला है। और क्या है, मतलब नाम कैसे होते जा रहे हैं, इतने छोटे होते जा रहे हैं जिनका कि कोई मीनिंग नहीं बचा। तो खैर उस वक्त में मीनिंगफुली रखा जाता था। अपने परिवार के आसपास जो लोग होते थे उनको सोच करके रखा जाता था, धर्म और चीज़ों को ध्यान में रख करके रखा जाता था। दैट्स वाई यू विल फाइंड पीटर, बहुत सारे लोगों का नाम मिलता है क्योंकि सेंट पीटर के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। तो ऐसे नाम आपको मिलते हैं। फ्रॉइड की एक बेटी थी एना। इन 6 बच्चों में से जो एना है उसने फ्रॉइड के ट्रेडिशन को फॉलो किया, साइको एनालिसिस किया, और वो लंदन की टॉप नॉच, ध्यान रखिएगा, वियना से साइको एनालिसिस जो शिफ्ट हुआ वो कहाँ शिफ्ट हुआ? लंदन। अगला जो लैंडमार्क था वो था लंदन। इसीलिए आपको, चाहे आप पढ़ रहे हों मार्गरेट मैहलर को या फिर डोनाल्ड विनीकॉट को या फिर एना फ्रॉइड को, इन सबको आप पढ़ेंगे लंदन में, ब्रिटेन में, ठीक है ना। ब्रिटेन में क्यों शिफ्ट हुआ? क्योंकि ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था, ब्रिटेन में नवीकरण हो चुका था, और ब्रिटेन लिटरेचर का बेस था। और सबसे बड़ा कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी के अंदर जिन लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, ऑस्ट्रिया से जिनको बाहर निकाला जा रहा था, उन सबको शरण दी थी ब्रिटेन ने। तो वो जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सब ब्रिटेन शिफ्ट हो गए थे, इंक्लूडिंग फ्रॉइड का निधन लंदन में हुआ, ठीक है ना। 1939 में जब वो शिफ्ट कर गए ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो शिफ्ट कर गए थे लंदन में और वहां पे उनका निधन हुआ। तो अपने जीवन के 80 वर्ष फ्रॉइड ने लगभग वियना में गुजारे थे। लाइब्रेरी अमेरिका में है। वो तो खैर पूरी दुनिया में है, वो तो पूरी दुनिया में है। अगर इनके नाम से, हाँ, इनके नाम से जो म्यूजियम और वो है वो तो बहुत दुनिया में है। और अमेरिका कौन है? अमेरिका एक नंबर का चिंदी चोर है। हाँ, उसका काम क्या है? उसका काम है जो जहां पे बेहतर काम हुआ है उसको अपनाना, उस पे पैसे खर्च करके उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट कर देना, इस तरीके से बेच देना, बनिए तो इस तरीके से बेच देना, व्हाट्सएप पे वही शेयर हो रखी है। हाँ, तो इस तरीके से बेच देना कि उसके बाद में वो उस पे ना ठप्पा लग जाए, किसका? अमेरिका का। इसीलिए तो जो मैं ना आज आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स के पे रिस्पॉन्ड कर नहीं पाऊंगा। ये मैंने जैसे बता ही दिया है कि मैं थोड़ा सा इसमें लग जाता हूँ, तो इसलिए खैर। सो अमेरिका में आज साइको एनालिसिस एसोसिएशन या फिर साइकोथेरेपी के लिए एसोसिएशन या उनके ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज रिसोर्सेज बहुत हैं और उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी उस क्षेत्र में किया गया है। वैसे भी 1492 में जब अमेरिका को खोजा गया था
क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। तो यूरोप के जितने भी देश थे उन्होंने अपने यहाँ पे चोर मक्कार जो डकैत थे उन सबको जेल से निकाल करके कहा कि नई दुनिया में चले जाओ। वो नई दुनिया कौन सी थी? अमेरिका। वहां जा करके बस जाओ। तो उनके पास क्या नहीं था? उनके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए वो ज्ञान के पीछे भागते रहे। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और उन सारी चीज़ों पे पैसे खर्च किए। वो तो अभी भी नहीं आई है, ठीक है ना। फ्रीडम के अपने फायदे भी हैं और फ्रीडम के अपने नुकसान भी हैं। तो जब आप कहते हैं, मतलब अमेरिका को एक फ्रीडम कंट्री के रूप में देखा जाता है, और जब आप फ्रीडम की बात करते हैं तो उनकी जेब में उन्हें पिस्तौल रखने की आज़ादी है। तो गुस्सा आने पे चलाने की भी आज़ादी है भाई। सेल्फ डिफेंस के केस में कोई केस नहीं लगता अमेरिका के अंदर। तो क्या ये अच्छा है या ख़राब है? क्या इसका मिसयूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? सो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, वापिस आते हैं साइकोएनालिसिस पे। सो फ्रॉइड जोसेफ ब्रायर के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने काम किया किस चीज़ को लेकर के? डेफिनेटली हिस्टीरिया को लेकर के, ठीक है ना। और हिस्टीरिया को लेकर के उन्होंने जिस प्रोसेस पे काम किया, अभी तक तो वो हिप्नोटिज्म ही था, लेकिन धीरे धीरे वो किस तरफ बढ़ा? वो किस तरफ बढ़ा? जोसेफ ब्रायर के केस में ये बढ़ गया फ्री एसोसिएशन की तरफ। किसकी तरफ बढ़ गया? फ्री एसोसिएशन की तरफ बढ़ गया। व्हाट इज फ्री एसोसिएशन? अब बस फ्री एसोसिएशन पे बात करेंगे। पहले ये बताते हैं आपको, फ्रॉइड की लाइफ के तीन ऐसे इमोशंस, तीन ऐसे एरियाज जिसने कि फ्रॉइड को फ्रॉइड बनने के लिए मजबूर भी किया और जो पूरी उसकी थियोरी का बेस बने। एक उसका अपना डिप्रेशन, एक उसका अपनी मदर और अपनी वाइफ के प्रति लव, और तीसरा उसकी इनर नीड ऑफ फेम, बिकॉज ही वॉज Jew and he always want himself somebody else, बिकॉज सोसाइटी में इतना काम करने के बाद भी वही नहीं मिल पा रहा था जिसको वो चाहते थे। दुनिया के अगर ऐसे कुछ लोगों की बात करें जिसमें कि मैंने एक नाम लिखा था कॉपरनिकस, डेफिनेटली, दूसरा न्यूटन, तीसरा चार्ल्स डार्विन, चौथा सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल मार्क्स, ऐसे बहुत सारे नाम गिनवाए फ्रॉइड ने। और उन्होंने इन सब के लिए क्या लिखा? इन सब के लिए उन्होंने क्या लिखा? इन सब को अपने जीवन काल में वो ख्याति कभी नहीं मिली जो ये चाहते थे। नीचा ने फ्रॉइड के बारे में बहुत कुछ लिखा है। फ्रॉइड ने नीचा के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये एक म्यूचुअल वर्क रिस्पेक्ट है। दिस इज अ म्यूचुअल वर्क रिस्पेक्ट, जो कि काम की रिस्पेक्ट है। खैर, सो दीज वर द ट्रिगर एरियाज एंड नाउ we shall move to the thing which we were, ये वो चारकॉट का एक्सपेरिमेंट है। किस तरीके से चारकॉट के हिप्नोटिज्म के एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे। दिस इज चारकॉट, दिस इज फ्रॉइड, ठीक है। एंड these are all the other people who were observers। ये वाला फ्रॉइड है। ये फ्रॉइड, ये चारकॉट, ठीक है ना। दिस इज अ फेमस पिक्चर, courtesy Wikipedia। So yes,